हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत फर्स्ट हमारी बुक है। और उसी में हम लोग देख रहे थे कहाँ, कब, क्यों और कैसे हम पढ़ रहे थे। रसीदा की कहानी के साथ हमने चीज़ों को शुरू किया और जानकारी इतनी थी कि हम आज से 1000 साल पहले क्या हुआ उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर हमारा डिस्कशन चल रहा था। आइए बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर। तो जो हमारी कल की क्लास हुई थी, कल की क्लास के अंतर्गत हमने देखने का प्रयास किया क्या, कब, कहाँ और कैसे ये हमने पढ़ा। हमें पता लगाया कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि 1000 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, अतीत के बारे में कुछ जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं। फिर हमने नर्मदा नदी को देखा कि नर्मदा नदी के पास सबसे पहले कई लोग 1000 साल पहले इस तट पर रह रहे थे, उनको हमने देखने का प्रयास किया। ठीक, और उसके साथ देखा कि वो कुशल क्या थे, संग्रहक थे, यानी कि वो फूड को अच्छी तरह से प्रिजर्व करना जानते थे। ये हमने उनके बारे में देखा और पढ़ा। ठीक है, आर्किटेक्ट थे, किस तरीके वो सुलेमान और किथर की पहाड़ियों में सबसे पहले 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को स्त्री पुरुष ने उगाना शुरू किया। साथ में वहीं उन्होंने जो आपके पशु हैं उनको पालतू बनाया, जैसे भेड़ हो गया, बकरी, गाय, बैल इत्यादि को उन्होंने पालतू बनाया। उधर ही हमने गारो और विंध्या को देखा। कह रहे ये ऐसी जगह है जहाँ पर कृषि आपका विकास कर चुकी थी और यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो विंध्या और गारो, तो ये गारो खासो जयंती है, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टाई रीजन है और यहाँ 3 पहाड़ी पड़ती हैं, गारो, खासो, जयंतिया। और आपको पता है इसी जगह पर, इसके आसपास, एग्जैक्टली ये नहीं लेकिन इसी के आसपास दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विंध्या पहाड़ियाँ आपने देखा, और विंध्या और सतपुड़ा के बीच से बहती है नर्मदा नदी। क्लियर है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक, ये देख रहे हैं। ठीक, और आप सुलेमान और किथर पहाड़ियों को देखिए। देख लिया, आगे बढ़े। अब देखिए, आगे बढ़े और हम देखते हैं मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। कह रहे हैं कि अगर हम सिंधु नदी को देखते हैं और उसकी सहायक नदी को देखते हैं, तो सबसे पहले सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी है। ठीक, और इन नदियों को हम देखते हैं तो लगभग 4700 साल पहले की कहानी को पढ़ेंगे और जो आरंभिक नगर फले और फूले थे उनको देखेंगे हम लोग। ठीक, तो आइए, ये है सिंधु रिवर। ठीक, सतलज का इन्होंने सही दिखा रखा, सिंधु को थोड़ा सा दिखाया। चलिए ऐसा मान लीजिए, ये ऐसे आती है इधर से, ये आई सिंधु रिवर। और सिंधु रिवर की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सारी नदी पाकिस्तान में एक स्थान है मिठानकोट। क्या जगह है? मिठानकोट। ये मिठानकोट में आकर सारी नदी क्या होती हैं, ये आपका इन सिंधु नदी से आकर मिल जाती है। और सिंधु नदी फाइनल रूप से कहाँ गिर जाती है? आपका अरब सागर में। देखिए और लिखिए, फिर आगे बताऊंगा कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स।
चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाए। अब हमने इनको अभी देख लिया सिंधु नदी। अब देखिए, कह रहे हैं सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी का पता लगाने प्रयास करो। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। लगभग 4000, ये देखिए 4700 वर्ष पूर्व इसी नदी के किनारे आरंभिक नगर फले फूले थे। कितने? 4700 साल पहले। कितनी पुरानी सभ्यता को हमने पढ़ लिया, उसको जानने का प्रयास किया, उसको खोज लिया है कि इतने साल पहले ऐसे कुछ हुआ था। ठीक, वह गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे तटवर्ती इलाकों में इसका विकास हुआ। ये इलाके हैं और जो ये नदियां हैं इनके तट में, इनके क्षेत्र में इनका जो है आपका विकास भी हुआ है। ठीक, ये हमने इनमें देखने का प्रयास किया है। ठीक है, देख लिया। अब चलिए, इसके बाद है गंगा। गंगा एवं उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदी के आसपास प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान का बिहार का नाम से जाना जाता था, जो बहुत शक्तिशाली शासक था। ठीक, उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की और देश के अन्य हिस्सों की भी कई राज्यों में ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। तो सबसे पहले आप आइए, ये है आपका सोन नदी, क्योंकि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये है सोन नदी, देख रहे हैं आप, और ये है गंगा नदी। ये आपकी निकली गंगा नदी इस तरीके से। ये कुछ इसकी सहायक नदी और कुछ सहायक नदियों की सहायक नदी। इस तरीके से ये नदी आगे बढ़ रही है, क्लियर है, और जाकर कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ऊपर से इसी में ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल में आकर मिल जाती है। देख रहे हैं, देख लीजिए इतने क्षेत्र को। आगे बढ़ जाए। लोगों ने सहदेव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में यात्रा किया करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदी और समुद्रों के कारण जोखिम भरी थी। और ये यात्रा कैसी थी? जोखिम भरी भी हुआ करती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं है। अतः लोगों को काम की तलाश में कभी कभी आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और कभी कभी सेनाएं एक दूसरे पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापार भी कभी काफिले के में कभी जहाजों को अपने आपके मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते जाते रहे। धार्मिक गुरुओं ने शिक्षाओं को सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोगों को रोचक स्थानों की खोज करने की चाह उत्सुक की यात्रा किया करते थे, उनको कुछ उत्सुक था। इन सभी यात्राओं से लोगों को दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला कि आखिर में है क्या, कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, और उन यात्राओं का महत्व बेसिकली क्या था। तो यात्रा किस लिए हो रही थी? तो यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान, वहाँ चीजों का ट्रांसफर के लिए होती थी। धर्म गुरु आपकी शिक्षाओं के लिए भी जाते थे, आपकी शिक्षा और आपकी सलाह लेने के लिए, नए विचारों के लिए भी जाया करते थे। ठीक, और ये यात्रा अब अवसर और विचार के रूप में भी हमको देखने के लिए मिली है। तो और इस तरीके से इनका क्या है, ये हमको मिलती थी और ये सारी चीजें हुआ करती थी। ये सारे ऐसे चीजें हैं जो इसमें हमको बड़े रूप में देखने के लिए मिली है।
हो गया। चलिए, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार आपने फिर मानचित्र वन में देखा होगा कि पहाड़ी, पर्वत और समुद्र के उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। हालांकि लोगों के लिए सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्हें चाहे वे पार कर सकते थे। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकते थे, गहरे समुद्रों को पार कर सकते थे। उपमहाद्वीप के भार में भी लोग यहाँ आकर बस रहे और बस गए। क्या हुआ? लोग आए और यहाँ आकर आपका बस गए। तो आज के ज़माने से लेके पहले ज़माने में भी क्या है, यात्राएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती रही हैं। उनके अपने-अपने महत्व हैं, चाहे वो धार्मिक पर्पस के रूप में हुई हो, चाहे वो आपका व्यापारिक गतिविधियों के रूप में, चाहे वो किसी खोज के रूप में वो होती रही हैं। यात्राएं आपके पर्वत, पहाड़, मैदान को पार करके भी हुई हैं, समुद्रों को पार करके भी हुई हैं, अंतर्देशीय भी हुई हैं और एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप या महाद्वीप से महाद्वीप की यात्रा चलती रही है। ये उनका क्रम रहा है। इसके आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया है। कह रहे जो ये आवागमन का दौर है, इसने क्या किया है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, इसको बढ़ाया है, समृद्ध किया है। आप कहेंगे कैसे समृद्ध किया है? हमने बहुत सारे विचार, बहुत सारी हमने स्वास्थ्य के तरीकों की पद्धतियां, बहुत सारे हमने खान पान, बहुत सारे हमारे तौर तरीके, आधुनिकता की चीजें और बहुत सारी चीजों का हमने विकास हमने यहाँ से ही सीखा है। क्लियर है? तो ये सारी चीजों की जानकारी भी हमने यहाँ से ही आपका जुटाई है। चलिए, एक बार देख लीजिए क्या महत्व है, किस प्रकार से आप समझते हैं और क्यों था इनका महत्व। चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाएं। अब कहानी होगी देश के नाम की। बड़ा इंपॉर्टेंट मैथ फैक्ट्स होगा कि भारत का नाम कैसे इंडिया पड़ा, कैसे इंडिया बोलते थे, क्या मतलब था इंडिया का। ये सब चीजों के बारे में आप इसी में पढ़ोगे और इसी को हम लोग जानेंगे। चलिए, तो बच्चों हमने देखा इस प्रकार कि क्या कुछ था और किस प्रकार से चीजें हैं, कैसे-कैसे उनको देखा हमने, इन सब चीजों पर हमने देखने का, जानने का, इन सब का प्रयास किया है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।